नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने इतना प्यार दिखाया, मेरे पुराने वीडियोस पे अपना वैल्यूबल फीडबैक दिया, जिसके वजह से मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर पाया। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो एल्बर्ट आइंस्टीन, स्टालिन, हिटलर और महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े लोगों के लिए विशेष रुचि रखता था। उस आदमी के अंदर कुछ ऐसी पावर थी कि वो लोगों की आंखों में आंखें डालकर उनका भूत काल, उनका वर्तमान काल और उनका भविष्य भी बता देता था। ये कहानी है एक ऐसे साइकिक, हिप्नोटिस्ट या सुपरनेचुरल शक्तियां हासिल किए हुए ऐसे जादूगर की, जिसने अपना लोहा पूरे रशिया में मनवाया था। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वुल्फ मेसिंग, ये वो नाम है जो रशिया में काफ़ी चर्चित रहता है। इस व्यक्ति के ऊपर जितनी भी चीज़ें आज तक कलेक्ट हुई हैं एज ए डेटा, केजीबी जो कि रशिया की सीक्रेट एजेंसी है, उसके आर्काइव के डॉक्यूमेंट्स में हैं। उनके दिमाग में क्या था, वो किस हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे और कैसे केवल एक बार किसी आदमी की आंखों में आंखें डालने से या उससे बात करने पे वो उसको कैसे मैनिपुलेट कर लेते थे और कैसे उससे अपने मन का काम करवाते थे, इसके ऊपर आज भी सन 2023 में अभी भी रिसर्च चल रही है। वुल्फ मेसिंग का जन्म 10 सितंबर 1899 में पोलैंड में हुआ। पोलैंड उस समय रशिया का ही हिस्सा था। वुल्फ मेसिंग जू परिवार में पैदा हुए थे, यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। यहूदी लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और उनके अंदर एक अपने धर्म के प्रति एक इज्जत, एक उसको आगे बढ़ाने की एक जो प्रवृत्ति होती है वो पाई जाती है। बचपन से वुल्फ मेसिंग के परिवार वाले चाहते थे कि वो बड़े होके रेबाई बने। रेबाई यानी जूस के पंडित, या बोला जाए जो यहूदी के कल्चर को, उनके धर्म को आगे बढ़ाता है और लोगों को उसकी शिक्षा देता है, उसको रेबाई बोलते हैं। जैसे सनातन धर्म में पुजारी होते हैं और इस्लामिक धर्म में जैसे मौलवी होते हैं, उसी तरीके से जूस यानी यहूदी धर्म में रेबाई होते हैं। अब परिवार चाहता था कि वुल्फ मेसिंग रेबाई बने और जूस का प्रोपोगेशन आगे बढ़ाए, लेकिन वुल्फ मेसिंग को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो पढ़ाई लिखाई में इतने तेज़ नहीं थे और अपने परिवार के निरंतर एक चीज़ के लिए फोर्स किए जाने पे वो नाराज़ हो जाते हैं और सन 1914 और 15 के बीच में, वो जब 15-16 साल के थे, तो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। अब घर छोड़ के वो बर्लिन की तरफ जाने वाली एक ट्रेन पे बैठ जाते हैं। ट्रेन चलती है, पैसेंजर से खचाखच वो ट्रेन भरी थी, कई लोग खड़े भी थे उस ट्रेन में। इसी बीच में वो देखते हैं कि टीटी आ रहा है। टीटी अमूमन नॉर्मल रूटीन चेकअप की तरह अपना दिनचर्या करते हुए आ रहा था और सभी लोगों से टिकट की मांग कर रहा था। सब लोग उसको टिकट दे रहे थे और जिसके पास टिकट नहीं था वो उसको जुर्माना दे रहा था या ट्रेन रुकवा के उनको वहीं उतार दे रहा था। अब ये जब वुल्फ मेसिंग देखते हैं तो घबरा जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता क्योंकि उनके पास तो टिकट नहीं थी। एक 16 साल का बच्चा जो अपने घर से नाराज़ होकर निकला है, जिसके पास ना ही पैसे हैं, ना ही टिकट है, ना ही कपड़े हैं और ना ही कोई जानने वाला। सोचिए उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी। वो डर के मारे जो रेलवे बॉक्स में बैठे रहते हैं उसकी सीट के नीचे छुप जाते हैं। अब ये चीज़ टीटी देख लेता है। टीटी उनके पास आता है और उनसे टिकट मांगता है। क्योंकि वुल्फ मेसिंग के पास टिकट नहीं था तो वो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है या क्या होगा, तो घबरा के आंख बंद कर लेते हैं। जैसे एक शुतुरमुर्ग खतरा देखते ही आंख बंद के अपना सर मुंडी धरती में डाल देता है, वैसे ही वो करते हैं। लेकिन फिर वो आंख खोलते हैं और पास में पड़े एक सादे कागज़ को उठा के टीटी के हाथ में ये कहते हुए दे देते हैं कि ये है मेरा टिकट। टीटी उस कागज़ को देखता है और फिर वुल्फ मेसिंग को देखता है। ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, तभी टीटी वो कागज़ वुल्फ मेसिंग को वापस करता है और उनसे बोलता है कि बेटा, जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम डर के मारे इस सीट के नीचे क्यों छुपे हुए हो। ये सुनते ही वुल्फ मेसिंग को एहसास हो जाता है कि उसके अंदर कुछ शक्तियां हैं।
ये बोलते ही टीटी वहां से रवाना हो जाता है। और जब उस कागज को वुल्फ मैसिंग खोल के देखते हैं तो वो एक सादा कागज था। अब वुल्फ मैसिंग को ये बात समझ में आने लगी थी कि वो लोगों की इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हिप्नोटाइज कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक काम करवा सकते हैं। धीरे धीरे वो बर्लिन पहुंच जाते हैं। बर्लिन में शुरुआत के दिनों में काफ़ी उनको स्ट्रगल करना पड़ा। कभी वो जूते साफ करते थे, कभी किसी दुकान पे काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो एक सर्कस वाले की नज़र उनके ऊपर पड़ी। तब तक वो उस एरिया में थोड़े से प्रसिद्ध हो चुके थे, क्योंकि वो लोगों की आंखों में आंखें डालते थे, उनसे बात करते थे और फिर उनको एग्जैक्टली बताते थे कि तुमको किस चीज़ की तलाश है या तुम अपने पास में किस चीज़ को खो चुके हो। ये बात वहाँ के सर्कस वाले को पता चलती है और वो वुल्फ मैसिंग को हायर कर लेता है। उस ज़माने में जो सर्कस हुआ करते थे उसमें अलग अलग तरीके के लोग आते थे। दाढ़ी वाली महिलाएं, ताकतवर इंसान, लंबे और बेडौल शरीर वाले अलग अलग किस्म के इंसान आते थे। उसी में वुल्फ मैसिंग को भी हायर कर लिया जाता है। उनका काम ये होता था कि जब सर्कस में बड़ी ऑडियंस आती थी तो वो पूरी ऑडियंस को हिप्नोटाइज करके एक जादू दिखाते थे और लोगों को लगता था कि हाँ ये सच में होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता था। अब धीरे धीरे वो करके रशिया के कई हिस्सों में, कई शहरों में लोगों के बीच फेमस होने लगे। इसी तरीके से जब समय बीतता है तो बीच में एक भविष्यवाणी करते हैं। ये बात है सन 1941-1942 के बीच में। वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि एडोल्फ हिटलर अगर रशिया की तरफ कूच करेगा तो उसकी हार निश्चित है। और इस बात पे उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि अगर वो रशिया में ईस्ट की तरफ आता है तो एडोल्फ हिटलर का मरना तय है। अब ये बात धीरे धीरे पूरे रशिया में फैली। इसके बाद ये बात जाके एडोल्फ हिटलर के कानों में पड़ी। एडोल्फ हिटलर एक क्रूर तानाशाह था। वो लोगों को मारने में ज़रा भी परहेज नहीं करता था या उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं थे। जैसे ही उसके कानों में ये बात लगी कि एक आदमी उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहा है, वो आग बबूला हो गया और तकरीबन 2 लाख मार्का, जो वहाँ की करेंसी थी, उसका इनाम रख दिया वुल्फ मैसिंग के ऊपर। एडोल्फ हिटलर ने कहा कि जो व्यक्ति वुल्फ मैसिंग का कटा सर उसके सामने लेके आएगा उसको 2 लाख मार्का का इनाम दिया जाएगा। अब ये सुनते ही पूरे रशिया में और जर्मनी की सेना में एक तरीके की कंपटीशन होने लगी कि वुल्फ मैसिंग का सर काट के कौन ले आएगा। इसी बीच इन सब चीज़ों से अनजान वुल्फ मैसिंग एक दिन उसी सर्कस में एक परफॉर्मेंस दे रहे थे। परफॉर्मेंस के बीच में ही पर्दा गिरता है और अचानक से 25-30 पुलिस वाले वुल्फ मैसिंग को पकड़ने आ जाते हैं। वुल्फ मैसिंग जब एक पुलिस वाले से पूछता है कि तुमने हमें क्यों पकड़ा है, उस पर वो पुलिस वाला गुस्सा के उनको एक मुक्का मार देता है और जब मुक्का उनके मुंह पे पड़ता है तो वो बेहोश हो जाते हैं। एक नॉर्मल कदकाठी का व्यक्ति, घुंघराले बाल, गोरा चेहरा और क्लीन शेव रहने वाला वुल्फ मैसिंग एक मुक्के में ढेर हो जाता है। जब उनकी आंख खुलती है, उनको होश आता है, तो वो देखते हैं कि वो एक पुलिस स्टेशन में है। अब उनको ये डर सता रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुलिस वाले मुझे मारना चाहते हो। इसी बीच एक पुलिस वाला वहाँ ये बात करते हुए उनको बताता है कि तुम्हारे सर के ऊपर 2 लाख मार्का का इनाम रखा गया है, इसीलिए हर आदमी तुमको मारना चाहता है। ये बात सुनते ही वो घबरा जाते हैं, लेकिन फिर उनको याद आता है कि उनके पास एक अलौकिक शक्ति है, एक अलग सी पावर है जिसका इस्तेमाल करके वो इस कंडीशन से बच सकते हैं। वो सारे पुलिस वालों को कहते हैं कि तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हारी जगह इस सलाखों के पीछे इस जेल में है और मेरी जगह बाहर है। ऐसा कहते ही पता नहीं क्या होता है कि सारे पुलिस वाले अपने आप को उस जेल में बंद कर देते हैं और वुल्फ मैसिंग को बाहर कर देते हैं। अब वुल्फ मैसिंग एक आज़ाद व्यक्ति फिर से बन जाता है। अब ये खबर पूरे रशिया में आग की तरह फैल जाती है कि एक आदमी ने पूरे पुलिस स्टेशन को हिप्नोटाइज करके, सम्मोहित करके अपने आप को आज़ाद कर दिया। उस समय रशिया में स्टालिन का राज था। स्टालिन एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट शासक था जो किसी भी तरीके के धर्म और इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था। यहाँ तक कि वो जादू, मैजिक, ब्लैक पावर या हिप्नोटाइज जैसी चीज़ों पे भी विश्वास नहीं रखता था। वो इतना क्रूर था कि अगर उसको पता चलता कि कोई व्यक्ति साइकिक या हिप्नोटिस्ट है
तो उसको मौत के घाट उतरवा देता था। लेकिन इस बार स्टालिन एक ऐसे व्यक्ति को टेस्ट करना चाहता था जिसके पास में सही में ऐसी ताकत थी। तो वो अपने गार्ड को ये निर्देश देता है कि वुल्फ मैसिंग को जल्दी से जल्दी मेरे सामने पकड़ के ले आओ। 1-2 दिन समय लगता है। वुल्फ मैसिंग को गिरफ्तार किया जाता है और उनको स्टेलिंग के सामने लाया जाता है। जब स्टेलिंग के सामने उनको लाया जाता है तो स्टेलिंग उनसे पूछते हैं कि क्या तुम कोई बहरूपीय हो, या तुम कुछ जालसाजी करते हो, या तुम सच में कुछ ऐसा करते हो। इस पे वुल्फ मैसिंग कहते हैं कि नहीं, मैं सच में लोगों की इमोशन को कंट्रोल करके अपने हित में काम करवा सकता हूँ। ये सुनते ही स्टेलिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, और अगर ये चैलेंज तुमने कंप्लीट कर लिया समय रहते हुए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम रशिया में रह सकते हो। इस पे वुल्फ मैसिंग कहते हैं, जी आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करने की कोशिश करूंगा। अब स्टेलिन वहीं पास में मॉस्को, रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वहीं एक पास में एक सेंट्रल बैंक था। स्टेलिन वुल्फ मैसिंग को ये चैलेंज देते हैं कि अगले दिन दोपहर के 2 बजे तक वुल्फ मैसिंग को उस सेंट्रल बैंक के अंदर जाना है और वहाँ के कैशियर से 1 लाख रुपए, जो वहाँ की करेंसी थी, उसके नोट लेके आने हैं। अब समस्या ये थी कि वुल्फ मैसिंग ना ही वहाँ के निवासी थे, ना ही उस बैंक में उनका कोई खाता था, ना ही उनको कोई जानता था, और ना ही उनके पास इतने रुपए थे। लेकिन ये चैलेंज काफ़ी बड़ा था क्योंकि ये काफ़ी कठिन था। तो वुल्फ मैसिंग अपने पूरे रात भर सोचते हैं कि वो कैसे ये काम करेंगे, इस मकसद को कैसे अंजाम देंगे। और स्टेलिन ने अपने कुछ कार्ड भी वुल्फ मैसिंग के साथ लगाए हुए थे ताकि वो किसी भी तरीके की चालाकी ना कर पाए। अगला दिन होता है, वो ठीक 2 बजे बैंक के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे खड़े कैशियर के पास जाते हैं। कैशियर की आंखों में आंखें डाल के वो एक कागज़ उसको देते हैं। कैशियर उस कागज़ को देखता है, फिर वुल्फ मैसिंग को देखता है और फिर से उस कागज़ को देखता है, और बिना किसी सवाल पूछे वो कैशियर एक बैग में 1 लाख रुपए रख के ले आता है और वुल्फ मैसिंग को दे देता है। जैसे ही ये चीज़ होती है, वहाँ पे खड़े गार्ड और बाकी लोग भी जो वुल्फ मैसिंग की निगरानी करने आए थे, देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब वुल्फ मैसिंग वो पैसे गार्ड के साथ लेके वापस से स्टेलिन के सामने जाता है और स्टेलिन को पूरी कहानी बताता है। स्टेलिन अपने गार्ड से ये बात कंफर्म करता है तो उनके गार्ड कहते हैं, हाँ हमने देखा कि इसने एक सादा कागज उस कैशियर को दिया और कैशियर ने 1 लाख रुपए इस सूटकेस में भर के इनको वापस कर दिया। अब ये देखते ही स्टेलिन काफी प्रभावित होते हैं, लेकिन अभी भी उनको पूर्णतः वुल्फ मैसिंग की काबिलियत पे विश्वास नहीं हुआ था। इसलिए वो एक आखिरी टास्क देते हैं, और ये टास्क था कि स्टेलिन जब रात में अगले दिन सोएंगे अपने कमरे में, तो ठीक 12 बजे वुल्फ मैसिंग को उनके कमरे में आना था। अब ये टास्क कठिन इसलिए था क्योंकि स्टेलिन अपने महल में सोया करते थे। उस महल में तकरीबन 50 कमरे थे, और किसी व्यक्ति को, यहाँ तक कि उनकी धर्म पत्नी को भी ये नहीं पता होता था कि किस रात में वो किस कमरे में सोया करेंगे। केवल एक आदमी था जिसको ये चीज़ें थोड़ी सी पता होती थी, वो भी कंप्लीटली नहीं। वो थे बेराया, जो कि सिक्योरिटी हेड थे स्टेलिन की सिक्योरिटी टीम के, और रशिया के दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति थे उस समय के। अब समय बीतता है, वुल्फ मैसिंग अपनी नॉर्मल जैसे दिनचर्या बिताते हैं। अगला दिन आता है, पूरा दिन बीतता है, रात आती है। स्टेलिन 11 बजे तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो 100% कॉन्फिडेंट थे कि वुल्फ मैसिंग को सिक्योरिटी ब्रीच करके उनके कमरे में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और वो आराम से सो रहे होते हैं। इसी बीच में ठीक 12 बजे वो जब देखते हैं कि उनके बेड के बगल में रखा हुआ एक टेबल है, उसके पास एक व्यक्ति खड़ा है। जब उस व्यक्ति की तरफ वो लालटेन उठा के रोशनी से देखते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं। वो और कोई नहीं, वुल्फ मैसिंग था। ये देखते ही स्टेलिन एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये तुमने कैसे किया? मैं किस कमरे में सोऊंगा ये मेरे अलावा पूरे रशिया में, क्या पूरे दुनिया में कोई नहीं जानता,
लेकिन तुम कैसे जान गए कि मैं इसी कमरे में सोऊंगा? इस पे वुल्फ मैसिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सर, मैंने हर कमरे में जाना सही समझा। मैं हर कमरे में गया, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मुझे नहीं रोकता था, क्योंकि मैं हर सिक्योरिटी गार्ड की आंखों में आंखें डाल के केवल ये कहता था कि मेरा नाम बेराया है, जो कि आपका सिक्योरिटी हेड था। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे खुद अंदर कमरे तक छोड़ के आता था, और फाइनली मैं इस कमरे तक पहुंच गया। अब ये बात सुनते ही स्टैलिन को ये कंफर्म हो जाता है कि वुल्फ मैसिंग एक साइकिक, हिप्नोटिस्ट और एक महान जादूगर है, जिनके अंदर अलौकिक सुपर नेचुरल पावर्स, शक्तियां हैं। अब समय बीतता है, धीरे धीरे रशिया में, पूरे विश्व में वुल्फ मैसिंग का नाम हो जाता है। इसी बीच वियना में एक साइंटिस्ट की मीटिंग होती है, जहां पे वुल्फ मैसिंग भी जाते हैं। वहां पे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन और उनके एक मित्र, जिनका नाम था सिग्मा फ्रीड, वो भी आए होते हैं। ये लोग जब वुल्फ मैसिंग से मिलते हैं तो सिग्मा फ्रीड बोलते हैं कि मैं तुम्हारी काबिलियत पे तब यकीन करूंगा जब तुम ये बता दोगे कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ये सवाल सुनते ही वुल्फ मैसिंग मुस्कुराते हैं और कमरे से उठ के जाते हैं, और बाल नोचने वाली जो प्लकर होती है, चिमटी, वो लेकर आते हैं और एल्बर्ट आइंस्टीन के मूंछ का एक बाल तोड़ के उनके हाथ में रख देते हैं। ये देखते ही सिग्मा फ्रीड एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वुल्फ मैसिंग उनसे कहते हैं कि आप यही चाहते थे कि मेरे हाथ में एल्बर्ट आइंस्टीन की मूंछ का बाल हो जाए, और ये ख्वाहिश आपकी कई सालों से है। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये सुनते ही एल्बर्ट आइंस्टीन, सिग्मा फ्राइड और वुल्फ मैसिंग जोर से ठहाके लगाते हैं। इसी बीच में भारत में रहने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं, वो भी वुल्फ मैसिंग के बारे में सुनते हैं और उनसे मिलने की इच्छा जताते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। वुल्फ मैसिंग कई किताब भी लिखते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि केजीबी, जो कि एक सीक्रेट एजेंसी है, उन्होंने वुल्फ मैसिंग का इस्तेमाल करके कई बार युद्ध में विरोधी सेना को हराने में सफलता हासिल की थी। वो हिप्नोटाइज करके दुश्मन सेना को अपने ही सेना पे हमला करने के लिए मजबूर कर देते थे। लेकिन इसके साक्ष्य, इसके फैक्ट कितने सत्य हैं, ये शायद ना हम आम आदमी जान सकते हैं, ना जान पाएंगे। एक कहानी और वुल्फ मैसिंग से जुड़ी हुई है कि जब स्टेलिन ने पूछा कि आप कितने साल जिंदा रहेंगे, तो वुल्फ मैसिंग ने यह कहा कि मैं आपके मरने के बाद ही मरूंगा। 8 नवंबर 1974 को उनकी मृत्यु हो जाती है। वो तब 75 वर्ष के थे। वो अस्पताल जाते वक्त अपने दोस्त से ये भी कहते हैं कि ये मेरा आखिरी सफ़र है यहाँ से, अब इस जगह पे लौट के मैं नहीं आऊँगा। और ऐसा ही होता है। पैर में उनके ट्रीटमेंट चल रहा था, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, एकदम सफल सर्जरी होती है। उसके बाद अचानक से उनकी किडनी फेलियर हो जाती है, और एक महान हिप्नोटिस्ट, साइकिक और एक ऐसा जादूगर जिसका नाम पूरी दुनिया में था, वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मैं आपके कमेंट, आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार करता हूं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। ऐसे ही अमेजिंग कहानियां, क्राइम से जुड़ी हुई सच्ची घटनाएं जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।